ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा क्वेश्चन नाउ फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है जनन। क्या है? तो पिछले 2 चैप्टर जो रहे उन चैप्टर में आपने प्लांट में रिप्रोडक्शन पढ़ा, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ठीक है। अब ये जो थर्ड चैप्टर है, ये जो चैप्टर है वो है मानव में जन्म। किसमें है? मानव में जन्म, ठीक है। तो प्लांट में तो अलैंगिक जन्म भी होता है और लैंगिक जन्म भी होता है, लेकिन मानव में कौन सा जन्म होता है? सिर्फ लैंगिक जन्म होता है। कौन सा जन्म होता है? लैंगिक, ठीक है। तो इसी के साथ हम चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर मानव में जन्म, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, ठीक है। तो अगर बात स्टार्ट करें, ये बात पहले भी आ गई, शुरू से आ रही है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, री यानी फिर से, री यानी फिर से या दोबारा, प्रोडक्शन यानी उत्पन्न करना, यानी एक जीव आ गया, फिर वो अपनी संतति, फिर वो बड़ा हो गया, फिर वो अपनी संतति, फिर वो बड़ा होकर उसने लैंगिक प्रक्रम किया, फिर वो अपनी संतति उत्पन्न कर। इस प्रकार से रिप्रोडक्शन लागू रहे, जनन चालू रहे, ठीक है। जनन क्या होता है, ये डेफिनेशन आप वही दे सकते हो जो फर्स्ट चैप्टर में और सेकंड चैप्टर में आपको दिखाई है कि जनन एक प्रकार का जैविक प्रक्रम है जिसमें एक जीव अपने समान नई संतति को उत्पन्न करता है। अपने समान, ठीक। कैसी संतति? अपने समान संतति उत्पन्न करता है, ठीक है। तो जनन की परिभाषा तो अपनी वही होगी। अब यहाँ पर ये इवेंट्स दे रखे, यहाँ पर कुछ ये इवेंट्स दे रखे, क्या दे रखे हैं? ये घटनाएं दे रखी। तो ये जो घटनाएं हैं, ये पूरे चैप्टर में हम इन्हीं घटनाओं को पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन यहाँ पर करके चलते हैं हम, ठीक है। ये घटनाएं कैसे, तो घटनाओं की अगर हम बात करें तो पहला है युग्मकों का बनना। इसका बनना, युग्मक जो होते हैं वो अगुणित कोशिकाएं होती हैं। कैसी कोशिकाएं होती हैं? अगुणित कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। ये अगुणित कोशिकाएं होती हैं। यहाँ पर जो युग्मक होते हैं, मानव के अंदर जो युग्मक होते हैं कौन कौन से होते हैं भी? शुक्राणु और अंडाणु। कौन से युग्मक होते हैं? शुक्राणु और अंडाणु, ठीक है। अब युग्मकों का बनना क्या कहलाता है? युग्मकों का बनना कहलाता है युग्मक जन्म। क्या कहलाता है? युग्मक जन्म। क्या कहलाता है? युग्मक जन्म के अंदर शुक्राणु और अंडाणु बनते हैं। क्या बनते हैं? शुक्राणु और शुक्राणु बनने की प्रक्रिया भी आप आगे इसी चैप्टर में पढ़ोगे। शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन। हिंदी में आप बोलो तो शुक्र जनन। और अंडाणु बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है oogenesis या फिर अंडजन। तो इन प्रक्रियाओं को भी आप इसी चैप्टर में डिटेल से पढ़ोगे। तो सबसे पहले तो बात ये होती है कि कोई जीव जन्म तब करेगा जब उसमें युग्मक बन जाए। युग्मक बनेगा तब ही जन्म की प्रक्रिया पूरी होगी या घटनाएं पूरी होगी।
तो युग्मकों का बनना युग्मक जनन कहलाता है। तो सबसे पहले युग्मक बन गए, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, युग्मकों का स्थानांतरण होगा, क्योंकि ये जो युग्मक बने ये आपस में जुड़ने चाहिए। समझ में आ रही है बात? ये जो युग्मक बने वो आपस में जुड़ने चाहिए, यानी शुक्राणु अंडाणु से फ्यूज होना चाहिए, शुक्राणु अंडाणु के साथ जुड़ना चाहिए, तब ही निषेचन की प्रक्रिया हो सकती है और तब ही जाइगोट बढ़ सकता है। तो शुक्राणु अंडाणु से कब जुड़े, शुक्राणु अंडाणु से कब जुड़े, ठीक है। अगर हमारी अगर बात की जाए, मानव जाति की बात की जाए, तो हमारे अंदर आंतरिक निषेचन होता है। कौन सा निषेचन? आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन नहीं होता। यानी ये शुक्राणु जो होते हैं, शुक्राणु अंडाणु तक जाते हैं। शुक्राणु जो होता है वो कहां तक जाएगा? अंडाणु। अब अंडाणु कहां होता है? अंडाणु कहां पर होता है? इसमें जोर से बोलो, जोर से बोलो। नर में कैसे होगा? अंडाणु। अंडाणु कहाँ होगा? माता के शरीर में। कहाँ पर है? माता के शरीर में। शुक्राणु किसके पास बनेंगे? नर के पास, ठीक है। तो कभी भी अंडाणु शुक्राणु के पास नहीं आता, सिर्फ शुक्राणु ही अंडाणु के पास जाता है। तो शुक्राणु अंडाणु के पास जाएगा, तब ही वो आपस में जुड़ेंगे, तभी क्या होगा? आपस में जुड़ेंगे और निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट होगी। क्लियर बात? शुक्राणु अंडाणु के पास जाए। अब शुक्राणु अंडाणु के पास कब जाता है? कि स्त्री के जनन पथ में शुक्राणु का स्थानांतरण होना चाहिए। स्त्री के जनन पथ में शुक्राणु का स्थानांतरण होना चाहिए। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं वीर्य सेचन। प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वीर्य सेचन। क्या कहते हैं? वीर्य सेचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शुक्राणु जो होते हैं वो मादा के जननपथ में स्थानांतरित कर दिए, ठीक है। और आपको ये बता दूं, ये वीर्य क्या होता है? ये वीर्य एक प्रकार का पोषक तरल होता है। क्या होता है? तरल होता है जिसमें शुक्राणु जीवित रहते हैं। शुक्राणु एक शैली तो है, कोशिका ही तो है, उसको जीवित रहने के लिए कुछ माध्यम चाहिए। अगर उसको शरीर से बाहर जीवित रखना है तो कोई माध्यम तो चाहिए ना। शरीर के अंदर तो वो जीवित रह रहा है और बाहर निकलेगा तो उसको कोई माध्यम चाहिए। तो ये जो वीर्य है ये इसको पोषण प्रदान करता है, ठीक है। ये एक प्रकार का तरल है जो इसको पोषण देता है। इसके अंदर काफी मात्रा में पोषक तत्व मौजूद रहते हैं, ठीक है। जैसे फ्रक्टोज हो गया, ठीक है, कुछ हार्मोन्स वगैरह होते हैं, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गया, कुछ हार्मोन्स होते हैं। तो शुक्राणु पुरुष से अकेले शुक्राणु के रूप में बाहर नहीं निकलता, वो किसके रूप में बाहर निकलता है? वीर्य के रूप में। और ये वीर्य जो है वो मादा के जननपथ में स्खलित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? स्खलित कर दिया जाता है। तो ये स्त्री के जननपथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण होना वीर्य सेचन कहलाता है। बात समझ में आ रही? वीर्य सेचन क्या होता है? ठीक है। फिर अगर वीर्य सेचन हो गया तो जो शुक्राणु है वो अंडाणु के पास जाए। किसके पास जाएगा? अंडाणु। अगर ओवरऑल हम एक डायग्राम देखें,
ये मैंने एक डायग्राम बनाया, ठीक है? ये डायग्राम है मादा जनन तंत्र। इसके अंदर ये होते हैं अंडाशय। क्या होते हैं? अंडाशय। ठीक, ये अंडाशय है और अंडाशय से अंडाणु निकलेगा। कौन निकलेगा? अंडाणु निकल जाते हैं। ये यहाँ पर आ गए, ठीक है। अंडाणु इस ट्यूब में आ जाएगा। इस ट्यूब को फैलोपियन ट्यूब कहते हैं या अंडवाहिनी कहते हैं या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब में एक ऐसी जगह होती है जो थोड़ी सी खुली हुई होती है ऐसे, इसको एम्पुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम्पुला कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? अब ये अंडाणु जो होता है ये एम्पुला तक पहुंच जाएगा। कहां तक पहुंच जाएगा? इधर वीर्य सेचन की प्रक्रिया हो गई, ये सर्विक्स हो गया। ये सर्विक्स हो गया, ठीक है, गर्भाशय की द्वार, ठीक है। और ये योनि, ठीक है, क्लियर। तो जो वीर्य सेचन की प्रक्रिया है वो पुरुष साथी द्वारा योनि मार्ग में कर दी जाए वीर्य सेचन, ठीक है। और जैसे ही वीर्य स्खलित होगा तो वीर्य के अंदर होंगे शुक्राणु। क्या होंगे? ये शुक्राणु माइग्रेट करेंगे। माइग्रेट मतलब गति करेंगे। और ध्यान रखना शुक्राणु जो होते हैं वीर्य में एक नहीं होता, मिलियंस के लगभग होते, 200 से 400 मिलियंस के आसपास एक बार जो वीर्य निकले। तो ये गति करते हुए कहां तक जाएंगे? अंडाणु तक जाएंगे और उससे जुड़ जाएंगे। किससे जुड़ जाएंगे? अंडाणु से जुड़। जैसे ही अंडाणु से जुड़ जाते हैं तो निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है। किसकी प्रक्रिया? लेकिन निषेचन की प्रक्रिया तभी होगी जब दोनों युग्मक यानी शुक्राणु और अंडाणु एक ही समय में, एक ही ठीक समय पर एम्पुला में पहुंच जाए। दोनों एक बराबर टाइम पर कहां पहुंच जाए? एम्पुला के अंदर पहुंच जाए, तो उसी टाइम पर निषेचन की प्रक्रिया होगी, ठीक है? जैसे ही निषेचन की प्रक्रिया होती है तो उसको हम कहेंगे युग्मकों का संलयन। क्या कहेंगे? युग्मकों का संलयन। क्या कहेंगे? निषेचन की प्रक्रिया युग्मक संलयन एक ही बात है। और इसके फलस्वरूप क्या बनेगा भाई? जायगोट। तो ये मान लो जायगोट बन गया। क्या बन गया? ये जो जायगोट है ये एक ही कोशिका होती है, फिर इसमें समसूत्री विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप ये 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना होता जाता है। और इसकी 16 कोशिकाओं की जो स्टेज आ जाती है उसको मोरुला कहा जाता है। ये मैं पूछूंगा बाद में, अगर जब पढ़ा रहा हूँ तब जरूर पूछूंगा, अगर अभी बता रहा हूँ तो बाद में जरूर पूछूंगा। मोरुला किसे कहा जाता है? जब जायगोट 16 कोशिकीय अवस्था में बदल जाता है तो उसको जायगोट डिवाइड होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। पहले वो 2 कोशिका बनाता है, फिर 4 बनाएगा, फिर 8 बनाएगा, फिर 16 बनाएगा। जैसे ही 16 कोशिका बन जाएगी उस स्थिति को मोरुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोरुला। अब जैसे जैसे इनमें डिवीजन होता जाएगा वैसे वैसे आगे खिसकते जाएंगे। यही नहीं रहेंगे, फैलोपियन ट्यूब में बैठा नहीं रहेगा ये फैलोपियन ट्यूब में नहीं रहेगा। जैसे जैसे इसमें डिवीजन होता जाएगा वैसे वैसे आगे की तरफ खिसकेगा और किधर आएगा? गर्भाशय में। किधर आ जाएगा? ये क्या है? यूट्रस, गर्भाशय। ये क्या है? गर्भाशय। और जैसे ही गर्भाशय में आएगा फिर 16 से 32 कोशिका की स्ट्रक्चर ले लेगा ये। जैसे ही 32 कोशिका की स्ट्रक्चर ले लेगा इस अवस्था को कहा जाता है कोरक। जाइगोट फिर कोरक पुट्टी में बदल जाएगा, ठीक है।
अगर आप इसको इंग्लिश में बोलो तो इसको ब्लास्टुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लास्टुला, यानी मोरुला फिर क्या बन गया? ब्लास्टुला। ठीक है, अब ये यहां पर आ गया गर्भाशय में आ गया, स्त्री के गर्भाशय में आ गया। अब यहां पर क्या होगा? धीरे धीरे प्लेसेंटा बनेगा। क्या बनेगा? प्लेसेंटा। और ये जो गर्भाशय की दीवारें हैं ये इसको अपने अंदर ले लेंगी और इसको अंत स्थापित कर लेंगी। इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? रोपण। क्या कहेंगे? रोपण। तो यहीं पे हम लिख देते हैं, फिर रोपण होगा। क्या होगा? रोपण। कोरकपुट्टी के बाद में क्या होगा? रोपण। और धीरे धीरे ये रोपण होने के बाद ये जो कोरकपुट्टी है ये भ्रूण में बदलने लग जाएगी और 9 महीने का टाइम रहेगा। 9 महीने तक ये भ्रूण में पूर्ण रूप से बदल जाएगी और पूर्ण रूप से एक शिशु का निर्माण हो जाएगा गर्भ के अंदर। 9 महीने पूरे होने के बाद बच्चा जो है, शिशु जो है, मादा के गर्भ से बाहर आएगा। नहीं, देखो वो कंडीशन होती है 8वें महीने में आने, अगर गर्भ से बाहर आ रहा है वो कंडीशन होती है। बाकी जो प्रॉपर कंडीशन जिसके पूर्ण रूप से इसके ऑर्गन्स जो होते हैं वो डेवलप हो जाएंगे, वो तो पूरे 9 महीने का टाइम रुक। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। 7वें महीने में भी बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, और वो जीवित भी रहते हैं। ऐसी बात नहीं कि वो मर जाते हैं 7वें महीने पैदा होते हैं, वो जीवित भी रहते हैं। ठीक है, तो अब हो सकता है कि उनमें कुछ अबनॉर्मलिटीज आ जाए। 7वें महीने में जो बच्चा पैदा होगा हो सकता है, कंफर्म नहीं है कि वो पैदा हुआ वो एकदम स्वस्थ रहेगा। हो सकता है कुछ अबनॉर्मलिटी इसमें आ जाए, जैसे मानसिक रूप से वो थोड़ा मंद रहे, मानसिक रूप से वो थोड़ा मंद रहे। अब कहीं ना कहीं आपने ये देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि इस बच्चे के दिल में छेद है। अब नॉर्मलिटीज है, ये भी जन्मजात होते हैं ना, जन्मजात उसमें दिल में छेद आ जाता है। तो इसका मतलब आप क्या समझते हो कि उसके अंगों का पूर्ण रूप से विकास है उसके मादा के शरीर में नहीं हुआ। और कंडीशन डिपेंड करती है मादा पर भी। किस पर डिपेंड करती है? भाई वो गर्भ काल के दौरान उस स्त्री को कैसा पोषण दिया जा रहा है, बहुत जरूरी है ना, क्योंकि बच्चे को जो पोषण मिलेगा वो कहां से मिलेगा? अपनी मां से। और मात्र एक ही जरिया होता है उसको पोषण मिलने का, और वो है प्लेसेंटा। क्या होता है? प्लेसेंटा, जो उसकी नाभि से जुड़ा रहता है, नाभि रज्जु द्वारा प्लेसेंटा। ठीक है, नाभि रज्जु होती है, उसके पीछे प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा जो होता है गर्भाशय की दीवारों से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो अब उसको ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, ये सारे पोषक तत्व किससे मिलेंगे? प्लेसेंटा के जरिए, ब्लड सप्लाई से। ठीक है, अगर माता ने अच्छा पोषण ग्रहण किया तो बच्चे को भी पोषक पदार्थ मिल जाएंगे और उसका जो विकास चल रहा है गर्भ के अंदर वो सही प्रकार का हो जाएगा। और मान लो माता को सही पोषण नहीं मिला, हो सकता है उसने मेडिसिन ज्यादा यूज की हो। क्या? मेडिसिन यूज की हो सकता है वो अल्कोहलिक हो। अपने इंडियन लोग जो हैं उनके अंदर इस कल्चर को लागू नहीं करते, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति में आप देखो वो लेडीज जो होती है वो ड्रिंक वगैरह करती है, ड्रिंक स्मोकिंग वगैरह, ड्रिंक वगैरह करना। तो वो प्रेग्नेंट लेडी अगर ऐसा कर रही है तो सीधा सीधा इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? उसके भ्रूण पे, उसका विकास पूर्ण रूप से रुक जाएगा, उसका विकास पूर्ण रूप से रुक जाएगा। तो बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज इसके अंदर हो सकती है, कुछ सिंड्रोम हो सकते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, ब्राउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, कई प्रकार के सिंड्रोम उसको घेर सकते हैं। ठीक है, कई प्रकार की जेनेटिक डिजीज है उसको घेर सकती है, जैसे हीमोफीलिया हो गया, ठीक है, थैलेसीमिया हो गया, ऐसी बीमारियां उसको हो सकती है। तो ये बच्चा, ये जो भ्रूण है ये इसके अंदर डेवलप होगा पूरे 9 महीने के अंदर, और इस चीज को हम कहेंगे भ्रूणीय परिवर्तन। इसको हम क्या कहेंगे? भ्रूणीय परिवर्तन।
तो इस भ्रूणीय परिवर्तन का आप क्या नाम दोगे? गर्भावधि या गर्भकाल। क्या बोलोगे? गर्भावधि या गर्भकाल। ठीक है। और 9 महीने के बाद एंडोक्राइन, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम के जरिए अपनी बॉडी का जो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, न्यूरो एंडोक्राइन मतलब ग्लैंड्स भी काम आती हैं, ग्रंथियां भी अपना हार्मोन छोड़ेंगी और अपना तंत्रिका तंत्र भी वहां पे काम करेगा। इन दोनों सिस्टम को एक साथ न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। तो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम एक्टिव होगा तो संकेत जाएंगे प्लेसेंटा के जरिए, प्लेसेंटा के जरिए संकेत जाएंगे तो इस ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव होगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब निकलेगा गर्भाशय में तीव्र संकुचन उत्पन्न होंगे। क्या होंगे? तीव्र संकुचन उत्पन्न होंगे और बच्चा मुंह करता हुआ सर्विक्स से बाहर आएगा। सर्विक्स से बाहर आने के बाद योनि मार्ग से होता हुआ शरीर के बाहर आ जाएगा। इस क्रिया को कहा जाता है प्रसव। क्या कहा जाता है? प्रसव। ठीक है। तो ये घटनाएं हैं, ये मैंने आपको इनका इंट्रोडक्शन दिया है। अब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे इन्हीं घटनाओं को। ठीक है। अभी के लिए मैं आपको बता दूं, चैप्टर स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो ही समझ में आएगा। बीच में ब्रेक मत करना, छुट्टी मत करना, स्टेप बाय स्टेप चलो, समझ में आ जाएगा। क्लियर? इतनी बातें आपको समझ में आई? यहां पर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, नहीं हम आगे चलते हैं। भ्रूणीय परिवर्तन क्या होता है? भ्रूणीय परिवर्तन का मतलब ये होता है कोरक कुट्टी आ गई, मोरला से क्या बनकर आई? कोरक कुट्टी बन गई। ये कोरक कुट्टी गर्भाशय के अंदर आ जाएगी और गर्भाशय की दीवार से चिपक जाएगी। चिपकने के बाद इसमें प्लेसेंटा का निर्माण होने लगेगा और गर्भाशय की दीवारें जो होती हैं उसको थोड़ा सा ऐसे घेरने लग जाएगी, उसको अंदर ले लेंगे। इस चीज को तो कहते हैं रोपण। क्या कहते हैं? रोपण, इम्प्लांटेशन। क्या कहेंगे? इम्प्लांटेशन। रोपण हो गया। रोपण के बाद ये जो कोरक कुट्टी है अब अपना डिवीजन बंद नहीं करेगी, क्योंकि इसको विभेदन करना है। विभाजन तो चल ही रहा था, अब इसको विभेदीकरण में उतरना है। ठीक है। तो विदलन की प्रक्रिया चल रही है, अब इसको विभेदन भी करना है। तो जितनी कोशिकाएं बनी है वो अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग तरीके से चेंज होने लग जाएंगे। लीवर भी बनेगा, बच्चे का लीवर भी बनता है, किडनी भी बनेगी, उसका हार्ट भी बनेगा। ठीक है। क्लियर? उसका ब्रेन भी बनेगा। अब ये जो ब्रेन, किडनी, लीवर, हार्ट ये जो बनते हैं ना, ये भी टाइम टू टाइम बनते हैं। ऐसा नहीं एक पहले महीने में सब कुछ बन गया। फर्स्ट महीने में जैसे ब्रेन बन रहा है, फिर जैसे एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन्स बन रहे हैं, लीवर बन रहा है। 5वें महीने के अंदर जैसे सर पे बाल वगैरह आने लग जाते हैं, मूवमेंट करता है फीटस जो होता है, मूवमेंट, पहली हलचल देखी जाती है बच्चे की। गर्भवती महिला 5वें महीने में रहती है, उसकी मूवमेंट देखी जाती है। ठीक है। क्लियर? तो ये स्टेप बाय स्टेप उसकी आंख पलके जो होती है वो ब्रोनिया विकसित हो जाती हैं। ठीक है। कि ऊपर की ब्रोनिया विकसित हो जाती है, वो मूवमेंट करने लग जाता है, हलचल करने लग जाता है। ऐसे करते करते वो 9 महीने अपना पूर्ण का जो काल है वो परिपक्वता ग्रहण कर लेगा। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं? भ्रूणीय परिवर्तन। क्या कहते हैं? जब भ्रूणीय परिवर्तन हो गया तो फिर क्या होगा? प्रसव। क्या होगा? प्रसव। और प्रसव के जरिए वो शरीर से, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या लिखा हुआ? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी हिंदी में आप बोलोगे इसको जनन तंत्र। क्या बोलोगे? जनन तंत्र। हाँ। और ये जो जनन तंत्र है ये मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है ना? आवाज नहीं। मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। मेल के अंदर जो होता है उसको हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल के अंदर जो होता है उसको हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नर जनन तंत्र तथा मादा जनन तंत्र, बस ये 2 जनन तंत्र ही पढ़ने हैं इसके अंदर, और ये ही बड़े डिटेल से, यानी एक एक ऑर्गन्स की डिटेल रहेगी उसमें।
सिस्टम किससे बनता है? अंगों से। एक एक अंग को पढ़ लो, सिस्टम। अच्छा, हाँ, बन जाओगे तो जल्दी बन जाओगे। ठीक है, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। चाहे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लो, चाहे फीमेल, चाहे नर जनन तंत्र की बात कर लो, चाहे मादा जनन तंत्र। तो इसको हम दो भागों में बांट, प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। कैसे डिवाइड करेंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, इसमें भी और इसमें। चलो मेल के देखो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं? किसे कहा जाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स? प्राथमिक जनन अंग किसे कहा जाता है? प्राथमिक जनन अंग वे जनन अंग होते हैं जो गैमेट्स को बनाते हैं, जो युग्मकों को बनाते हैं। समझ में आ गई बात? जो युग्मक बनाते हैं। अब नर के केस के अंदर युग्मक कौन सा होता है भाई? शुक्राणु। नर के केस के अंदर युग्मक कौन सा होता है? शुक्राणु। और मादा के केस में अंडाणु। अब मैं ये पूछूं, ये जो शुक्राणु है वो बना किससे? किसने बनाया शुक्राणु को? नर के अंदर शुक्राणु बनते कहां पर है? कहां बनते हैं? वर्षण में। कहां बनते हैं? वर्षण में। तो प्राथमिक जनन अंग के रूप में किसका नाम आएगा? है कि शुक्राणु का। इस बात को ध्यान रखना, बच्चे गलत कर देते हैं। बच्चे बहुत बार गलत कर देते हैं, मैं नोटिस भी करता हूं, समझाता भी हूं, वापस से बता रहा हूं। मैंने प्रश्न दिया, नर के अंदर प्राथमिक जनन अंग का नाम लिखिए, तो वो आओ देखा न ताओ तुरंत लिखे आ जाते हैं शुक्राणु, और वो गलत हो गया। क्यों? शुक्राणु तो युग्मक है, और हम किसकी बात कर रहे हैं? प्राथमिक जनन अंग वे जनन अंग होते हैं जो युग्मकों का निर्माण करते हैं। कौन से होते हैं? तो नर के केस में शुक्राणु कौन बनाता है? ये वर्ष बनाता है। इस वर्षण को अकेले भी पढ़ना है, उसके बाद में ये ऑर्गन चलेंगे। द्वितीयक जनन अंग कौन से होते हैं? द्वितीयक जनन अंग कौन से होते हैं? ये ऐसे जनन अंग होते हैं जो युग्मकों को सहारा दे और उनको निषेचन में मदद करवाएं, उनको मार्ग प्रदान करें। तीनों बातें बोल सकते हो। ये जनन अंग कैसे हैं? ये कभी भी युग्मक नहीं बनाएंगे, ध्यान रखना। ये जो जनन अंग है वो कभी भी युग्मक नहीं बनाएंगे। ये क्या करेंगे? युग्मकों को सहारा देंगे, युग्मकों को मार्ग प्रदान करेंगे और निषेचन में मदद करेंगे। क्या क्या करेंगे? युग्मकों को निषेचन में मदद करेंगे, और क्या करेंगे? निषेचन में मदद करेंगे। ठीक है, सहायता। क्लियर? अब देखो, द्वितीयक जनन अंग को दो भागों में बांट रखा है मैंने यहाँ। एक तो है सहायक ग्रंथियां और एक है वाहिनी तंत्र, डक्ट सिस्टम, और एक है एक्सेसरी ग्लैंड्स। Secondary sex organs are divided into two parts. One of them accessory glands. Second is duct system. Second क्या है? Duct system. ठीक है। अब ये सहायक ग्रंथियां कौन सी होती है? ये सहायक ग्रंथियां कौन सी होती है? बिना सहायक ग्रंथियों के शुक्राणु तो बन गया। समझ में आ गई? शुक्राणु तो बन गया। किसने बना दिया? अब उसको जीवित रखने की जिम्मेवारी किसकी है? किसकी है? कुछ तो है इसके पास, इन अंगों के पास कुछ तो है जो शुक्राणु को जीवित रख ले।
तो ये जो शुक्राशय है प्रोस्टेट ग्रंथि ये वीर्य बनाती है। क्या बनाती है? एक ऐसा तरल तैयार करती है इसके लिए जो उसके लिए एक माध्यम हो जाता है और उसमें वो जीवित रह सकती है। समझ में आ गई बात? एक तरफ शुक्राणु बने, एक तरफ ये मीडियम बना, शुक्राणु उसमें आ गए। अब चलो अब माइग्रेट करो आगे की, ठीक है। अच्छा, शुक्राशय जो है ये एक ग्रंथि है, प्रोस्टेट एक ग्रंथि है, काउपर एक ग्रंथि है। शुक्राशय एक ग्रंथि है, प्रोस्टेट एक ग्रंथि है, काउपर एक ग्रंथि। तो क्या हुआ? और लगाई नहीं? लगाया तो लगाया, रिकॉर्ड नहीं हो गया, मतलब भूल गया। को हम सहायक ग्रंथियां तथा वाहिनी तंत्र में डिवाइड करके चलेंगे, ठीक है। असेसरी ग्लैंड्स एंड डक्ट सिस्टम। ये जो सहायक ग्रंथियां तीन है, ध्यान रखना, पुरुष के अंदर तीन ही सहायक ग्रंथियां होती हैं। ग्रंथियां तो बहुत होती हैं, लेकिन सहायक ग्रंथियां जनन तंत्र के अंदर तीन ही होती हैं। कौन सी? शुक्राशय, प्रोस्टेट और काउपर ग्रंथि। ये दोनों जो ग्रंथियां हैं, शुक्राशय और प्रोस्टेट, ये वीर्य का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती है? और वीर्य बनना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि वीर्य नहीं बना तो शुक्राणु जीवित नहीं रहेंगे, और शुक्राणु जीवित नहीं रहेंगे तो मर जाएंगे, तो जनन प्रक्रम तो, जनरेशन तो बढ़ी नहीं, ठीक। कॉपर ग्रंथि का अलग काम होता है, ये मूत्र मार्ग की सफाई करती है। क्या करती है? मूत्र मार्ग की सफाई करती है। वाहिनी तंत्र की अगर हम बात करें तो इसमें अधिवर्षण, शुक्र वाहिनी, स्खलन वाहिनी, मूत्र मार्ग और शिशन, ये वाहिनी तंत्र में आता है। किस में आता है? शुक्राशय ग्रंथि ट्विन नंबर संख्या में कितनी होती है? 2। प्रोस्टेट ग्रंथि एक ही होती है। काउपर ग्रंथि 2 होती है। अधिवर्षण कितने होते हैं? 2। शुक्र वाहिनी भी कितनी होती है? 2। स्खलन वाहिनी भी 2। मूत्र मार्ग 1 और शिशन 1। क्लियर? बात समझ में? ऐसे ही प्राथमिक जननांग फीमेल की अगर हम बात करें तो कौन सा होगा? अंडाशय, क्योंकि वो क्या बना रहा है? अंडाणु। और द्वितीयक जननांग को इसमें भी दो भागों में बांटते हैं, एक तो सहायक ग्रंथियां और एक वाहिनी तंत्र। हाँ, लिखा नहीं है यहाँ पे, लिखा नहीं है मैं जगह की वजह से। सहायक ग्रंथियां कौन सी है? स्तन ग्रंथियां और बार्थोलिन ग्रंथि। कौन सी है? स्तन ग्रंथियां और बार्थोलिन ग्रंथियां। स्तन ग्रंथियां जो होती हैं उनमें दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनसे दूध का निर्माण होता है। तो जब बच्चा पैदा हो जाता है तो 6 महीने तक वो क्या करता है? स्तनपान करता है। और स्तनपान करना जरूरी है, क्योंकि उसको सारे जो पोषक तत्व हैं वो किससे मिल जाएंगे? माँ के दूध से। माँ के दूध में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक भी होते हैं, एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा इस सिस्टम को अगर हम देखें तो पहले भी डायग्राम आया था, अंडवाहिनी। अंडवाहिनी किस में जाके खुलती है? गर्भाशय में। गर्भाशय फिर सर्विक्स, इसको आप गर्भाशय गिरवा बोल दो या सर्विक्स बोल दो, और फिर योनि, ठीक है। इतनी बातें हो गई, इतनी बातें क्लियर? ये डायग्राम मैंने किसका बना दिया है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, नर जनन तंत्र का। ओवरऑल कॉमन सी बातें करते हैं, फिर डिटेल से चलेंगे, ठीक है। अच्छा, शुक्राणु ना, शुक्राणु उसको कहां तक जाना पड़ता है? कहां तक पहुंचना पड़ता है उसको? मादा के गर्भाशय तक बस? फिर मर जाए सारे शुक्राणु? कहां तक जाना होगा?
मादा के गर्भाशय से भी आगे फेलोपियन ट्यूब, ठीक। लेकिन बनते कहां पर है? वर्षण में। कहां बनते हैं? फिर वर्षण से होते हुए ये अधिवर्षण है भाई। अधिवर्षण में, अधिवर्षण से शुक्रवाहिनी, प्रोस्टेट, कौपर ग्रंथि, ये मूत्र मार्ग, ये क्या है? मूत्र मार्ग। और मूत्र मार्ग किसमें रहता है? सिसन के अंदर रहता है। ये सिसन, सिसन से होता हुआ गर्भाशय, गर्भाशय से होता हुआ अंडवाहिनी यानी फेलोपियन ट्यूब। तो बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, ठीक। शुक्राणु नहीं, शुक्राणु पुरुषों में सिर्फ वर्षण के अंदर बनते हैं। कहाँ बनेंगे? वर्षण के अंदर, ठीक है। अलग अलग स्टेप होती है इनकी कि क्रियात्मक परिपक्वन कहाँ होगा, बनेंगे कहाँ पर। अब जैसे मान लो आपको जोधपुर जाना है। कहाँ जाना है? जोधपुर। तो आपको क्या चाहिए? गाड़ी। और आवश्यक चीज क्या चाहिए? पानी की बोतल। और पैसा और खाना पीना, ठीक है। आवश्यक चीजें आपको चाहिए। देखो पैसा है वहां सब कुछ है, ठीक है। लेकिन मान लो आपको सीमित, लिमिटेड पैसा दिया गया है, तो हो सकता है कि खाना आप घर से लेके चलो। कहाँ से लेके चले? घर से लेके चलो खाना, ठीक है। क्योंकि रास्ता लंबा है, खाना जरूरी है। क्योंकि इतने बड़े लंबे रास्ते में अगर आप एक बार भी खाना नहीं खाते हो तो आप पहुंचते पहुंचते इतने थक जाओगे जिसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है ना। तो शुक्राणु है, शुक्राणु को यहां से चलना है, चलना है ना, तो इसको भी खाना चाहिए। तो ये यहां से चलता है, तो इसको थोड़ी सी पावर तो यह दिवर्षण दे देता है कि ले भाई इतनी तो मैं दे देता हूं तेरे को पावर कि तू यहां तक पहुंच जा, शुक्राशय तक। जैसे बीमार आदमी नहीं होता है क्या, जयपुर जाना है, नीम का थाना वाले एक इंजेक्शन लगा देते हैं, भाई इतना तो कर दिया तारो की इलाज कि जयपुर तक तो चल जाओ, आगे बेसल टांगा मरो और जाए जियो, ठीक। तो ये यहां से चलता है, तो इतनी कैपेसिटी तो इसको अधिवर्षण दे देता है कि तू चला जा यहां से यहां तक मूवमेंट कर ले। जैसे ही शुक्राशय के पास पहुंचता है, शुक्राशय इसमें एक तरल डाल देता है जो वीर्य का आधा भाग बना देता है। 70% भाग वीर्य का बना दी, हाँ 70%, ठीक है। फिर ये यहाँ से आगे आता है तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है ये 30% भाग और बना देती है, इनकम्प्लीट वीर्य यहाँ पे बन जाता है। फिर ये इसके पास अब इतनी पावर है कि ये अंडवाहिनी तक आसानी से जा सकता है। फिर ये आगे का मार्ग तय करता हुआ चलता है। और ये जो काउपर ग्रंथि होती है, काउपर ग्रंथि का मैं काम बता दूं, पुरुषों के अंदर वीर्य मार्ग और मूत्र मार्ग एक ही होता है। समझ में आ गई? पुरुषों के अंदर वीर्य मार्ग तथा मूत्र मार्ग एक ही होता है, अलग अलग सिस्टम नहीं होते। यानी जिस रास्ते से मूत्र का विसर्जन होता है उसी रास्ते से वीर्य भी आता है। अब आप जानते हो जो मूत्र है उसमें यूरिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड एक प्रकार का एसिड है, और शुक्राणु के पास यदि वो एसिड चला जाएगा तो सारे शुक्राणु क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो न्यू जनरेशन जनरेट नहीं होगी, नहीं होगी ना। तो जैसे ही शुक्राणु आने वाले होते हैं, जैसे ये वीर्य यहां तक आ गया, ठीक है, उससे कुछ टाइम पहले ये एक तरल स्त्रावित करता है, और ये तरल जो होता है ये जो तरल है इस मूत्र मार्ग को क्लीन कर देता है, इसकी अम्लीयता को
नष्ट कर देता है। क्या कर देता है? अम्लीयता को खत्म भी कर देता है और पीछे फिर वीर्य इस आगे की तरफ आ जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो ये मैंने कॉमन सी बातें बताई। ये जो शुक्रवाहिनी होती है, देखो ये जो शुक्रवाहिनी है, ये एक तरफ का हिस्सा ही बनाया है। इसको आप यूं दूसरी तरफ भी बना सकते हो। ये मूत्राशय है। ये क्या है? मूत्राशय। ये क्या है? मूत्रवाहिनी। क्या है? शरीर का सिस्टम ही तो है। और बायोलॉजी पढ़ते हो, सिस्टम तो जानना ही है शरीर का। क्या हुआ? जोर से बोल। मूत्रवाहिनी एक नहीं होती, मूत्रवाहिनी दो होती हैं। ठीक है, मूत्रवाहिनी दो होती हैं। अब मैं समझा दूं आपको थोड़ा सा। मूत्रवाहिनी आएंगी कहाँ से? कौन बताएगा मेरे को? मूत्रवाहिनी निकल कर कहाँ से आती है? थोड़ा सा लगाओ दिमाग। 11th क्लास में पढ़ा होगा फिजियोलॉजी। हाँ, नहीं पता? ये ऐसे खुली तो है नहीं, ये तो समझाने के लिए बनाया हुआ। और ये बात भी बता दूं, वर्षण कितने होते हैं? दो होते हैं ना। तो ये इस साइड मैंने बनाया नहीं, एक तरफ से ही समझा दिया मैंने। बाकी ये का ये सिस्टम आप इधर बना सकते हो। ये बात तो समझ में आ गई आपको। मूत्रवाहिनी जो है ऐसी खुली भी नहीं होती। नहीं होती ना। तो ये कहां से आ रही है? बताओ आप। किडनी से। दिमाग लगाओ, मूत्र कहां बनता है? किडनी में। तो ये एक किडनी से ये जुड़ा हुआ है और एक किडनी से ये जुड़ा हुआ है। तो दो किडनियों से एक मूत्रवाहिनी कैसे काम ले सकती है? दोनों ही आएगी ना। दो मूत्रवाहिनी आएंगी। ठीक है। अब देखो सिस्टम कुछ ऐसा होता है। यहां से शुक्रवाहिनी निकली और ये शुक्रवाहिनी जाकर मूत्रवाहिनी के ऊपर आगे से हुक करती है। समझ में आ गई? आगे से हुक करती है, पीछे से नहीं करती। आगे से हुक करती है और हुक करके पीछे से निकलती है। समझ में आ गई बात? तो दोनों तरफ निकलती है, इधर भी निकलती है और इधर भी निकलती है। ठीक है। और यहां पर शुक्राशय होता है। शुक्राशय से निकलने वाली एक छोटी नली यहां पे आके मिलती है। आप ये कहोगे कि शुक्रवाहिनी आगे जाके हुक करके निकलती है मूत्रवाहिनी के ऊपर से और थोड़ी सी फूली हुई संरचना बनाती है। इसको एम्पुला कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पुला। जो भी नलिका तंत्र होता है उसमें कोई फूली हुई संरचना होती है, उसको एम्पुला ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और शुक्राशय से आने वाली छोटी वाहिनी इसमें आके ज्वाइंट हो जाती है एम्पुला में। इस चीज को कहते हैं स्खलन वाहिनी। क्या कहते हैं? शुक्रवाहिनी मूत्रवाहिनी के ऊपर आगे से जाके कुंडलित होकर नीचे निकलकर एक फूली हुई संरचना बनाती है। इस फूली हुई संरचना को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एम्पुला। क्या कहते हैं? शुक्राशय से आने वाली छोटी वाहिनी एम्पुला में आके खुलती है। दोनों कंबाइंड रूप से क्या कहलाएंगी? स्खलन वाहिनी। क्या कहलाएंगी? तो स्खलन वाहिनी कितनी होती हैं? दो होगी। एक तो इधर होगी और एक, हाँ, प्रकृति के नियम चेंज मत करो। एक किडनी नहीं होती, दो किडनी होती है और दो किडनियों से एक मूत्रवाहिनी नहीं आएगी। हो गया पीरियड? क्या बात।